आज जुड़ने की बात पे याद आया, आज जुड़ने का एक नया कार्यक्रम भी हमने देखा, क्योंकि अब जोड़ते जोड़ते पता यह चल रहा है कि कांग्रेस में जोड़ने की जिम्मेदारी एक ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री से मिली है, एक ऐसे शख्स को मिली है जिसने कहा जाता है कि पार्टी को कई सालों से जोड़ कर रखा था, लेकिन इस नाम पे चर्चा उस वक्त नहीं हो रही थी। आज हम डीएनए में आपको कांग्रेस की साउथ साइड स्टोरी सुनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में नया अध्यक्ष चुना जाना है और उसके लिए दो बड़े नाम दक्षिण भारतीय राज्यों से ही है और करीब 22 साल बाद गांधी परिवार के सदस्य के ही अध्यक्ष बनने वाली परंपरा को तोड़ते हुए गैर गांधी परिवार को अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला किया गया है। राजस्थान में नए अध्यक्ष के नाम पर हुए राजनीतिक कालबेलिया में आखिरकार ना कोई जीता ना कोई हारा, लेकिन अशोक गहलोत का अध्यक्ष पद से पत्ता साफ हो गया। यह अलग बात है कि उन्होंने सोनिया गांधी से पूरे घटनाक्रम पर माफी मांगी और वापस राजस्थान की गद्दी उन्होंने संभाल ली, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद सूना ही रह गया था। अब अध्यक्ष पद के लिए 3 नाम सामने हैं और ये 3 नाम में से पहला नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का है, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। उसके बाद शशि थरूर का नाम है, जो तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं, और तीसरा नाम है केएन त्रिपाठी का, जो झारखंड से कांग्रेस नेता है। और इन तीनों नेताओं में से 2 नामों पर ही बात बनती दिख रही है, जिनमें से एक नाम गांधी परिवार के भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और दूसरा नाम है शशि थरूर। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार की पहली पसंद है। ऐसे में पक्का दावा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों में कांग्रेस के 30 बड़े नेताओं का नाम है, जबकि शशि थरूर के प्रस्तावकों में इक्का दुग्गा नेता ही हैं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के वक्त बड़ी संख्या में उनके प्रस्तावक पहुंचे हुए थे। उनकी संख्या देखकर भी आप खड़गे की पकड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। यह वो संख्या बल है, और आप देख सकते हैं कि नेताओं की पूरी जमात वहां पे खड़ी है और इन नेताओं में कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे वो भी मौजूद थे। हम आपको मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बड़े प्रस्तावों का नाम भी बता देते हैं, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा हम क्यों कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लगभग अब तय मान के चला जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के 30 प्रस्तावकों में मुख्य तौर पर ए के एंटनी, अशोक गहलोत, अजय माकन, दिग्विजय सिंह, भूपिंदर हुड्डा, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, नारायण सामी, प्रमोद तिवारी जैसे नाम है। वहीं शशि थरूर के 9 प्रस्तावकों में मुख्य तौर पर कार्ति चिदम्बरम, सलमान सोज, संदीप दीक्षित, मोहम्मद जावेद, सैफुद्दीन सोज, जीके झिमोमी जैसे नेता हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के नए गैर गांधी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं और अध्यक्ष चुनाव अब एक फ्रेंडली मैच हो गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन के विजय होने के पूरे चांस हैं। ऐसे में हम आपको वो वजह भी बताते हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर के मुकाबले मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। खड़गे की सबसे बड़ी ताकत है गांधी परिवार का वफादार होना। मल्लिकार्जुन खड़गे यंग इंडियन कंपनी के बड़े पद पर हैं और सबसे करीबी भी बताए जा रहे हैं, सबसे वफादार भी बताए जा रहे हैं, और इस वजह से खड़गे का कद इस रेस में ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। वैसे यंग इंडिया को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच भी चल रही है और इस कंपनी में गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी है। इससे पता चलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के कितने करीबी हैं। 80 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे वर्ष 1969 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनकी ज्यादा उम्र उनकी एक कमजोरी बन सकती है। यह सबसे बड़ी वजह हो सकती है उनके सामने चुनौती के तौर पर, और युवा कांग्रेसी नेताओं पर उनकी पकड़ कमजोर भी रह सकती है उनकी उम्र की वजह से। वैसे वर्ष 2014 में मल्लिकार्जुन लोकसभा में विपक्ष के नेता बने, वर्ष 2019 में मल्लिकार्जुन राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने और वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में खड़गे अपनी सीट नहीं बचा सके थे। उधर शशि थरूर की ताकत सोशल मीडिया पर उनकी पहुंच है। थरूर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ रखते हैं। 66 साल के शशि थरूर युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं और शशि थरूर ने वर्ष 2014 और 2019 में अपनी लोकसभा सीट जीती थी और इन दोनों चुनावों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी सीट गंवा दी थी। लेकिन शशि थरूर की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो गांधी परिवार के भरोसेमंद नहीं है और थरूर को कांग्रेस पार्टी में केवल 13 साल हुए हैं। उन्होंने
वर्ष 2009 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। यानी मल्लिका अर्जुन की शक्ति गांधी परिवार है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको कहें तो यही है कि वर्ष 2014 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया था और वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सीट गंवाने के बावजूद उन्हें राज्यसभा में विपक्ष का नेता बना दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बार गांधी परिवार पर उठे सवालों पर अपने तीखे तेवरों वाले जवाब भी दिए। आपने गौर किया होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ही दक्षिण भारतीय हैं। खड़गे का ताल्लुक कर्नाटक और शशि थरूर का ताल्लुक केरल से है। मतलब यह है कि इन दोनों में से जो भी कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बनेगा वो दक्षिण भारतीय ही होगा। इस दक्षिण भारतीय को मैं एक बार फिर से आपके सामने कोट अनकोट कर रहा हूं, क्योंकि आज की सियासत और आने वाले वक्त में कांग्रेस की सियासत दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा जुड़ती है और इसके मायने क्या है इसका विश्लेषण भी आपके सामने होगा और आप समझेंगे कि शायद ये सब कुछ इस रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम कटने के बाद कांग्रेस हाईकमान इस पद पर दक्षिण भारतीय व्यक्ति को बैठाकर दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, यानी वहां भी दक्षिण भारत। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही है भारत जोड़ो यात्रा अपने शुरुआती चरण में 20 अक्टूबर तक 5 दक्षिण भारतीय राज्यों से गुजरेगी और ये 5 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। इसके बाद ये यात्रा 5 नवंबर के बाद महाराष्ट्र में दाखिल होगी। यानी लंबा चौड़ा वक्त दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा चलती हुई दिखेगी। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें जन समर्थन नजर आ रहा है। यह कांग्रेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। दरअसल दक्षिण भारत कांग्रेस का टारगेट ऑडियंस है। वैसे तो कांग्रेस ने इस यात्रा का मकसद बढ़ती महंगाई का विरोध बताया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे वर्ष 2024 चुनाव की तैयारी मानते हैं। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कांग्रेस की साउथ साइड स्टोरी है। साउथ साइड स्टोरी। दरअसल कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्लान में दक्षिण भारत को तरजीह देना शुरू कर दिया है और इसके पीछे एक खास वजह है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था इस दक्षिण भारत पर आप जरूर गौर कीजिएगा। हम आपको उसके बारे में अब जो बताने जा रहे हैं उसके पीछे आपको दरअसल पूरी राजनीतिक प्लानिंग समझ में आ जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 5 दक्षिण भारतीय राज्यों से होकर जा रही है। इसमें तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं, केरल की 20, कर्नाटक की 28, आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें शामिल हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दक्षिण भारत से कर कुल 129 सीटों पर पकड़ बनाना चाहती है और इन सभी सीटों पर वर्ष 2019 में कांग्रेस की हालत काफी खराब हो गई थी। वर्ष 2009 के चुनावों में इन्हीं 129 सीटों में कांग्रेस ने 60 सीटें ही हासिल की थी। वो मजबूत स्थिति में रही और दोबारा केंद्र में सरकार बनाती दिखी। लेकिन उसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा में चुनावों में कांग्रेस को इन 129 सीटों में से केवल 27 सीटें ही हासिल हुई और 2014 में तो स्थिति और भी बुरी हो गई थी। उस चुनाव में कांग्रेस को महज 19 सीटें मिली थी। यानी कांग्रेस पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत में मजबूत रही और कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में दक्षिण भारत ने उसका काफी साथ भी दिया है। कांग्रेस ने जिन आम चुनावों में सबसे कमजोर प्रदर्शन किया उनमें भी दक्षिण भारतीय सीटों पर कमोबेश कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। 2 उदाहरण देकर आप यह बात समझ भी सकते हैं। वर्ष 1977 में देश में इमरजेंसी हटने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिली थी। इसमें खुद इंदिरा गांधी अपनी सीट हार गई थी। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 41 सीटें, केरल की 20 में से 11 सीटें और तमिलनाडु में 14 सीटें जीती थी। वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में भी राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को हार मिली थी। लेकिन इसी चुनाव में दक्षिण भारत में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। यहां कांग्रेस को आंध्र प्रदेश की 42 में से 39, केरल की 20 में से 14,
और तमिलनाडु की 39 में से 27 सीटें हासिल हुई थी। यानी कांग्रेस और गांधी परिवार का राजनीतिक इतिहास भी रहा है कि जब भी बुरा समय आता है वो दक्षिण भारत की तरफ भागते हैं। कांग्रेस को हमेशा से साउथ इंडिया से ही संजीवनी मिलती रही है और यह सच्चाई है। वर्ष 1977 में इंदिरा गांधी अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली हार गई थी, लेकिन वर्ष 1979 में उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा और जीत गई। इसी तरह वर्ष 1999 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और इस सीट पर सोनिया ने सुषमा स्वराज को हराया था। हालांकि सोनिया गांधी तब 2 सीटों से चुनाव उन्होंने उस वक्त लड़ा था, जिसमें से एक सीट रायबरेली भी थी। यहां भी सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसमें से केरल की वायनाड सीट में के अलावा गांधी परिवार की जो पारंपरिक सीट अमेठी थी उसमें उन्हें शिकस्त मिली। यानी अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे और वायनाड से राहुल को जीत मिली थी। हम इस जानकारी से एक बात तो लगभग साफ कर देना चाहते हैं, यानी हमें जो समझ में आ रहा है इस जानकारी से वो तो लगभग ये तय है कि जब भी गांधी परिवार पर राजनीतिक खतरे के बादल मंडराते हैं वो दक्षिण भारत का रुख करते हैं। इससे एक और बात साफ हो रही है कि कांग्रेस का अध्यक्ष एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति का बनना, दक्षिण भारत से यात्रा का शुरू होना, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है। और कांग्रेस पार्टी में एक लंबे समय तक गांधी परिवार के सदस्य ही कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे हैं। जब गांधी परिवार का सदस्य अध्यक्ष पद पर नहीं होता था तब भी पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास ही होती थी, यह माना जाता था। और कई बार देखा भी गया कि अध्यक्ष अगर गांधी परिवार से नहीं है तो उस दौरान प्रधानमंत्री गांधी परिवार से था। ऐसी परिस्थिति में भी पार्टी की शक्ति गांधी परिवार के पास ही रही। जैसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एस निजलिंगप्पा, जगजीवन राम और देवकांत बरुआ जैसे लोग कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की शक्ति इंदिरा गांधी के पास ही रही क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी। ये तीनों कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी के भरोसेमंद लोगों में से ही थे। इसके बाद वर्ष 1985 से 1989 वो दौर था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री भी रहे और कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1991 से वर्ष 1998 तक का समय वो दौर था जब कांग्रेस की शक्ति गांधी परिवार से दूर हो गई और इस दौरान कांग्रेस में गांधी परिवार का हस्तक्षेप कम होता गया। वजह यह थी कि राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी थी और सोनिया गांधी की राजनीति में एंट्री नहीं हुई थी। इस समय काल में वर्ष 1991 से वर्ष 1996 के बीच पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे व्यक्ति रहे जो कांग्रेस अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री भी। पहली बार एक गैर गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष भी था और देश का प्रधानमंत्री भी। और वर्ष 1996 चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वर्ष 1998 में सोनिया गांधी ने राजनीति में एंट्री की और सोनिया गांधी के आने के बाद सीताराम केसरी पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया। गांधी परिवार के वफादार नेताओं ने गांधी परिवार के ही सदस्य को पार्टी अध्यक्ष बनाने की जोड़तोड़ शुरू कर दी। वर्ष 1998 में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार सीताराम केसरी को बताया गया और इसके बाद कांग्रेस की कमान सोनिया के हाथ में दे दी गई। तब से लेकर अब तक सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बनी रही। हालांकि वर्ष 2017 से 2019 तक तकरीबन 2 साल राहुल गांधी भी अध्यक्ष रहे, लेकिन देखा जाए तो गांधी परिवार का ही सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर विराजमान रहा। सीताराम केसरी को तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यकाल भी पूरा नहीं करने दिया गया और उस वक्त कहा जाता था कि सीताराम केसरी को जबरदस्ती पद से हटाया गया और अब इतने सालों बाद एक बार फिर गैर गांधी परिवार के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की कवायद हो रही है। लेकिन इस बार कोशिश यह है कि जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बने वो गांधी परिवार का वफादार हो। इंदिरा गांधी के दौर में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाता था और मुमकिन है कि इस बार भी इसी फॉर्मूले पर गांधी परिवार ने भरोसा जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जब तय हुआ कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा, तब इस पद के लिए सबसे पहले नाम आया था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत सोनिया गांधी के भरोसेमंद व्यक्ति हैं, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए गहलोत के नाम पर राजस्थान की राजनीति गर्म हो गई और कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई। एक तरफ गहलोत गुट था
जिसमें 102 विधायक थे और दूसरी तरफ सचिन पायलट का 18 विधायकों वाला गुट। अध्यक्ष पद के लिए गहलोत का नाम आया तो वो सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे और कहा जा रहा है कि यहां उन्होंने शर्त रखी कि वो अध्यक्ष और सीएम दोनों रहना चाहते, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। यानी उनके शर्त के मुताबिक वो दोनों सीटों पर बने रहना चाहते थे। इसके बाद राजस्थान के सीएम पद के लिए सचिन पायलट का नाम सामने आने लगा। सचिन पायलट का नाम आया तो गहलोत गुट के विधायकों ने पार्टी से बगावत शुरू कर दी। सचिन पायलट और उनके गुट को गहलोत गुट ने पुराना बागी बताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस हाईकमान ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस रूठे विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी दी, लेकिन बात नहीं बनी। नाराज विधायकों की मांग थी कि गहलोत अगर अध्यक्ष बने तो राजस्थान का सीएम उनके ही गुट का व्यक्ति होना चाहिए। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर दो गुटों में चल रही तकरार के बाद अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आए। यह तय था कि राजस्थान में गहलोत गुट ने जो किया उससे कांग्रेस हाईकमान नाराज था। अशोक गहलोत डैमेज कंट्रोल के मकसद से ही दिल्ली आए थे और यही सच्चाई है। लेकिन कोशिश यह भी की गई कि शायद यहां से सब कुछ ठीक हो जाए और अब यही दिखाने की कोशिश है कि अशोक गहलोत के मुलाकात करने के बाद शायद अब सब कुछ ठीक है। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है। दुर्भाग्य से उस पर ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। यानी अशोक गहलोत ने कबूल किया कि उनके गुट ने राजस्थान में जो किया वो पार्टी के लिए ठीक नहीं था। ऐसे में तय हुआ कि अब राजस्थान के सीएम वही रहेंगे और एक तरह से उनका नाम पार्टी के अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गया। अशोक गहलोत का यह कदम अपने गुट के विधायकों के दबाव के अलावा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से दूर रखने के मकसद से भी उठाया गया था। और आज गहलोत की एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें उनके हाथ में एक सीक्रेट पर्ची है और यह माना जा रहा है कि इस पर्ची को अशोक गहलोत ने अपनी शक्ति के तौर पर सोनिया गांधी के सामने पेश किया। दरअसल इसमें 102 वर्सेस 18 का जिक्र है और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि गहलोत को 102 विधायकों का समर्थन है और सचिन पायलट को 18 विधायकों का। और इस चिट्ठी की पहली लाइन में लिखा है कि जो हुआ बहुत दुखद है, मैं भी बहुत आहत हूं। इसकी दूसरी लाइन में लिखा है राजनीति में हवा बदलते देख। इसके आगे लिखी बातें छिप गई है। इसके अलावा इसमें एसपी का जिक्र है जिसको सचिन पायलट समझा जाता है। इसमें लिखा है एसपी विल लीव पार्टी, यानी सचिन पायलट पार्टी छोड़ देंगे। इस चिट्ठी के कुछ की वर्ड्स भी दिखाई दिए हैं। इनमें आपको समझ में आएगा कि सोनिया से मुलाकात के दौरान अशोक गहलोत की क्या क्या बात हुई है। इस पर्ची में पहला प्रदेश अध्यक्ष, 10 करोड़, बीजेपी, गुंडागर्दी, पुष्कर, गांधी परिवार, आरजी, 1 घंटे जैसे शब्द भी लिखे हुए हैं, यानी ये कोडिंग में है और इनके आगे की लाइनें छिपी हुई है, इसलिए हम आपको वो नहीं बता सकते हैं कि पूरी लाइन क्या लिखी थी। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के गुट ने जो राजनीतिक उथल पुथल मचाई, उसके डैमेज कंट्रोल के लिए गहलोत पूरी तैयारी के साथ ही यहां पर पहुंचे थे और यही कोशिश थी उनकी कि किसी तरह से ये डैमेज कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आज वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरफ से यह बता दिया गया कि इस बार कांग्रेस अध्यक्ष में कोई और चेहरा होने वाला है।